नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। गुरुवार शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हल्द्वानी में जो तांडव मचा वो सब ने देखा, देश ने देखा और सवाल उठे कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन हैं। उन जिम्मेदारों को अब लगातार ढूंढा जा रहा है, लगातार सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है और ये अब प्रशासन जो है सख्त है। लेकिन सवाल कई हैं, हल्द्वानी के जो हिंसा हुई उसके बाद सवाल कई हैं और अब जो धामी सरकार है उत्तराखंड की वो अब योगी एक्शन पर काम कर रही है, योगी मॉडल पर काम कर रही है। जिस तरीके से योगी उत्तर प्रदेश में काम करते हैं उस तरीके से काम कर रही है। एक बार जरा धामी की बाइट सुनवाइएगा। चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो, जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि दंगाइयों को नहीं बख्शा जाएगा और पाई पाई का हिसाब इससे लिया जाएगा। लेकिन इस दंगे का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम जो सामने आया है, कहा जा रहा है कि कोई अब्दुल मलिक नाम का आदमी है जो भू माफिया है उत्तराखंड का। उसकी तुलना हो रही है उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद से। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद तो ढेर हो गया, लेकिन उत्तराखंड का जो अब्दुल मलिक है वो भी भू माफिया है और वो भी उसी तरीके से काम कर रहा है। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर से उसने करोड़ों का खेला किया और जो ये दंगा भड़का है उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड में, वो सब अब्दुल मलिक की देन है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये जो अब्दुल मलिक का नाम इस हिंसा में सामने आ रहा है, बैकग्राउंड क्या है इसका? अब्दुल मलिक कुछ सालों पहले तक इसी तरह झुग्गी झोपड़ी में गरीब रहा करता था जी। फिर उसने सरकारी जमीनों को कब्जा करना शुरू किया और उनकी प्लॉटिंग करके बेचना शुरू किया। आपने बिल्कुल सही कहा, ये 50 रुपए का जो सरकारी स्टाम्प है वो बनवाता था और पहले तो वो ताकत के दम पे सरकारी जमीनों पे कब्जा करता था और उस जमीन को बेच देता था गरीबों को। और इस तरह करके इसने सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए। जो स्थानीय लोगों का कहना है कि इस आदमी के पास फिलहाल 51,000 करोड़ की संपत्ति होगी। 4,000 और ये सारे सरकारी 1,000 करोड़ 1,000 हाँ 1,000 करोड़ की संपत्ति होगी इसके आसपास लोगों का ना। और ये सिर्फ 5 से 6 सालों में इसने कमाए हैं। और कमाने का तरीका क्या है? इसी तरह सरकारी जमीनों पर कब्जा करना और उन्हें किसी दूसरे को बेच देना, स्टाम्प पेपर पे सिर्फ एग्रीमेंट बनाकर, जिसका कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और इस तरह करके इसने बस्तियां बसाई हैं कई सारी, जहां दंगे भड़के। वनफुलपुरा देख रहे हैं आप, ये सरकारी जमीन थी। यहां पे इस अब्दुल मलिक हाजी इसको बोलते हैं और इसने ये काम किया। उसके बाद ढोलकपुर का एक इलाका है वो किया और हल्द्वानी और उत्तराखंड में कई जगह इसने इसी तरह अवैध बस्तियां बसाई हैं। और 200-400 स्क्वायर फीट से लेकर और बड़े बड़े प्लॉट्स इसने बेचे हैं सरकारी जमीनों के। और यही वो शख्स है, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये बिल्कुल अतीक अहमद जो उत्तर प्रदेश का था उसी के स्टाइल पे काम करता था। इसके लोग राजनीतिक दलों में भी शामिल हैं, समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। इसके जो एक भाई है वो, इसका जो बेटा है जिसका नाम है उमर जुकरू या बुकरू करके नाम है इसका, जफरू हाँ जी, ये भी माफिया है, ये बाहुबली है। ये वो 5 आरोपी हैं जो उस दंगे के बाद पकड़े गए हैं और अब तक कुल मिलाकर जो है 9 लोगों को पकड़ा गया, 9 गिरफ्तारी की जा चुकी हैं। तो जो पकड़े गए हैं जी, जो पकड़े गए उसमें समाजवादी पार्टी का नेता भी है, इसका बेटा भी है जी, उसके बाद खुद ये है अब्दुल मलिक हाजी वो है जी, 2 लोग और हैं, एक एडवोकेट है। मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या उस दिन। अब जो पुलिस जानकारी में जो बातें सामने आई है कि जब अतिक्रमण हटाओ अभियान का नोटिस दिया गया तो इन्होंने कुछ 12-13 जगहों पे मीटिंगें की। मस्जिद के अंदर भी मीटिंग हुई थी और जिस मजार को हटाने को लेकर बहाना बनाया, ये मलिक का बगीचा नाम है इसका, मलिक का बगीचा, मालिक का नहीं,
ये मलिक यही है। हाँ, यही अब्दुल मलिक है, इसी का बगीचा कहा जाता है। ये सरकारी जमीन जिसने बेचा था और मजार खड़ा कर लिया था ताकि कोई फिर हटाए नहीं। हिंदुस्तान में होता है कि जब भी आप अवैध कब्जा करते हैं सरकारी जमीनों को, तो वहां मंदिर, मस्जिद, मजार आदि खड़े कर ले ताकि लोग उसे हटा नहीं सके। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मीटिंग हुई, मस्जिदों में मीटिंग हुई और कई घरों में भी मीटिंग हुई, पुलिस ने पहचान कर ली है, 13-14 जगह पे यह मीटिंग हुई थी। उसमें प्लान बनाया गया कि क्या क्या करना है। वहीं पे यह डिसाइड हुआ कि सबसे पहले हम महिलाओं को आगे भेजेंगे, बुर्का नशी महिलाओं को लेके एक वॉल की तरह खड़ा करेंगे ताकि पुलिस नहीं आ सके। उसके बाद हम बच्चों को भेजेंगे और बच्चे भेजे गए। उसके बाद और तीसरा प्लान था कि जब ये महिलाएं और बच्चे, वो चाहते थे कि पुलिस महिलाओं को किस तरह हटाए जी, और इन्होंने अपने मीडिया के कैमरे तैयार रखे थे ताकि देश दुनिया के सोशल मीडिया पे यह खबर फैलाई जा सके कि देखिए उत्तराखंड पुलिस ने महिलाओं के साथ किया। महिलाओं को यह ट्रेनिंग दी गई थी कि जब आप रोड पे बैठो, आप पुलिस आपको उठाने आए तो आपको बदतमीजी करनी है, वहां पे आपको पुलिस वाले पे हमला करना है जी। और 55 महिलाओं का एक लाइन बनाया गया था। पंकज जी, मैं कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, और उसके पीछे बच्चों की थी जी, और उसके पीछे ये मर्द लोग थे। ठीक, ये मीटिंग में डिसाइड हुआ था। पंकज जी, अगले सवाल के साथ आऊंगा, लेकिन मैं इस विजुअल के बारे में एक बार जानकारी दे दूं। ये विजुअल चलाइएगा जरा फुल फ्रेम एक बार। जो है ये वो इलाका है जहां अवैध बस्तियां बसाई गई हैं। ये सरकारी जमीन है, आप देख सकते हैं इन जो है तस्वीरों में किस तरीके से झुग्गी झोपड़ियां बसाई गई हैं। यहां फिलहाल प्रशासन ने किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी है और यहां का जितना भी युवा था, यूं कहीं कि निकल गया कि 1 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, चारों तरफ भीड़ है और तंगहाली की व्यवस्था में, तंगहाली में यहाँ पे लोग रह रहे हैं। हम किसी तरह से इस बस्ती में प्रवेश कर पाए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे सबको अंदर घुसाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन कल से ही दंगाइयों को ढूंढ रही है हर तरफ, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी जो है लोग डरे हुए हैं और अपने अपने घरों में दुबक कर रह रहे हैं। इन्हीं बस्तियों में से जो है प्रशासन का कहना है कि इन्हीं बस्तियों में से लोगों ने पत्थर चलाए थे और जिससे कई लोगों की मौत भी हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो घर में घुस कर प्रशासन लगातार जो है दंगाइयों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। हम बड़ा हिम्मत करके इस बस्ती में घुसे हैं और यहाँ पर किसी से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ से आपको ये रिपोर्टिंग दिखाई है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं। ये पंकज जी, ये कौन लोग हैं, ये कहां से आए? उत्तराखंड के स्थायी निवासी तो नहीं हो सकते। और क्या अब्दुल मलिक ने इन्हें भी बसाने में यहाँ मदद की है? और एक बहुत गौर से देखने वाली जो चीज है, यहाँ ज्यादातर घरों पर हरे झंडे लगे, इनका क्या मतलब है? देखिए, ये अलग बस्ती है। ये इस बस्ती का नाम ढोलकपुरा है। जिस तरह वनभूलपुरा एक बस्ती है ना अब्दुल रजाक ने जी, अब्दुल मलिक की ही बसाई हुई ये दूसरी बस्ती है जी। इसका नाम है ढोलकपुर और ये भी हल्द्वानी में ही बसाई गई है। ये रेलवे के जमीन पर है। ये जो बस्ती आप देख रहे हैं ना, ये रेलवे की जमीन पे बसाई गई है। और उस दिन दंगों के लिए यहां से भी लड़के और महिलाओं को ले जाया गया था। नहीं पंकज जी, लेकिन और मैं बता दूं, प्रशासन पर भी उठेंगे कि प्रशासन कहां सोया हुआ है, अगर ये लोग यहां बसे हुए झुग्गी झोपड़ी लगा। नहीं, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं क्या हुआ है। ये आप देश भर में कहीं भी चले जाइएगा ना, तो रेलवे की जमीनों पर इस तरह का अतिक्रमण आपको मिलेगा कहीं भी। और ये आज से नहीं है। ये आरोप ये है कि जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई और हरीश रावत वहां के मुख्यमंत्री थे, तो प्लान वे में कुछ शहरों में बसाया गया। मैंने आपको एक अभी व्हाट्सएप पे भेजा है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का लिस्ट जो है उत्तराखंड में, अभी भेजा है। जब हरीश रावत सरकार आई उत्तराखंड में तो 1000 करीब के आसपास प्रॉपर्टी थी, अभी 6400 कुछ प्रॉपर्टियां हैं वक्फ के नाम पे। सरकारी जमीनों पर मजारें बनाई गई, मस्जिदें खड़ी की गई हैं और हजारों की संख्या में की गई है। मैं सरकारी आंकड़ा आपको कुछ देता हूं उत्तराखंड के बारे में। देवभूमि है ना जी, उधमपुर नगर में 44% अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है। इसी तरह हरिद्वार आप जाइएगा तो हरिद्वार के आसपास बिल्कुल इन्होंने बस्तियां बसा ली है। आप बिना
मुसलमानों की बस्तियों से गुजरे हुए हरिद्वार जैसे पवित्र शहर में भी इंटर नहीं कर सकते। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बसाई गई है कि कहां कहां है। उत्तराखंड 5 से 10 साल, अगर यही रफ्तार चलती रही तो 10 से 15 सालों का वक्त है, इससे ज्यादा वक्त नहीं है उत्तराखंड के पास। और ये चलता रहा तो उत्तराखंड की हालात जो है वो कश्मीर जैसे हो जाएंगे। ये आप आज नोट करके रख लीजिए। और ये सरकारी स्तर पर बसाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ये प्राइवेट कोई आदमी आके कर दिया है। अब्दुल मलिक जैसे बहुत सारे एजेंट घूम रहे हैं उत्तराखंड में। और करना क्या पड़ता है, सिर्फ आपको प्लास्टिक का तैयार करनी पड़ती है इसके लिए, और लोग आके बस जाते हैं, हजारों की संख्या में आके बस जाते हैं। ये जो आप जो तस्वीरों में जो बस्ती देख रहे हैं, ये 1 साल पुरानी बस्ती है, मात्र 1 साल पुरानी बस्ती। आप बताइए, कोई भी ऐसा पवित्र शहर नहीं है उत्तराखंड का जिसके आसपास इस तरह की बस्तियां नहीं बस गई है। और ये सब पिछले 5-6 सालों में हुई है। आपको अंदाजा नहीं हुआ कि उत्तराखंड के हालात कितने भयावह हो सकते हैं। जी, एक बार आप देवभूमि करके चिल्लाते रहिए, लेकिन कोई भी ऐसा पवित्र, हरिद्वार के आसपास जाकर देख लीजिए, आज से 5-6 साल पहले तक नहीं थी इस तरह की बस्तियां, अब चारों ओर घिर चुका है हरिद्वार। इस पर बात करेंगे पंकज जी, लेकिन पहले मैं एक बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी की बाइट सुनवाना चाहता हूं कि पुष्कर सिंह धामी का इस घटना के बाद क्या कहना है और किस तरीके से वो अब योगी मॉडल पर काम कर रहे हैं और योगी की तरह ही वो एक्शन मूड में है। एक बार धामी की बाइट सुनवाइएगा। एक एक पाई उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। भाइयों बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे, जगह जगह प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। आपने देखा होगा सरकारी जमीनों पर अनेक जगह पर कहीं ढांचे खड़े कर दिए गए हैं, कहीं प्रतीक बना दिए गए हैं। 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को हमने प्रदेश के अंदर मुक्त कराया है। प्रदेश की जो ऐसी जमीनें जो अतिक्रमण थी, जगह जगह पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है, उस प्रशासन ने किया है। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी कीमत पर भी भाइयों बहनों सहन नहीं होगी। हम आज हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध। उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। अभिषेक, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। मैं कह रहा हूं अभी आवाज आ रही है? अब ठीक है, अब ठीक है। अब्दुल मलिक जो है, इसका बेटा गिरफ्तार हो चुका है और धामी जी का कहना है कि आग से खेलना बहुत भारी पड़ेगा। तो अब्दुल मलिक जो है वो जिस तरीके से 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लोगों को जमीन बेच दिया करता था, तो जाहिर सी बात है स्टाम्प पेपर वो तहसील से खरीदता होगा या फिर कहीं दुकानों से खरीदता होगा जहां उसकी एंट्री होती होगी, उसकी नोटरी भी वो करवाता होगा। तो उस वक्त ही प्रशासन कहां सोया हुआ था? मैंने एक रिपोर्ट देखी है जिसमें ग्राउंड पर जो रिपोर्टिंग की गई उसमें 50 रुपए के स्टाम्प पर 14 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की जमीन बेच दी गई और खरीदने वाले भी अंधे थे। नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन लोग खरीद रहे, जो रहने वाले उनको भी पता है
कि वो इलीगल वहां पे बसे हुए हैं। देखिए सुनिए, इस और चीज का पता खुलासा है कब ये होता है जो पंकज जी, इस चीज का खुलासा कब होता है? जी। जब प्रशासन जो है एक मकान को ढहाने के लिए पहुंचता है और वहां उसका विरोध किया जाता है, और उस विरोध के बाद एक स्टाम्प पेपर लाके दिखाया जाता है और कहा जाता है कि जी। ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी है। तो ये देखिए प्रशासन वक्फ पर तो प्रॉपर्टी सवाल की उठेंगे। लिस्ट है ये उत्तराखंड में। जी। 1000 से बढ़ते बढ़ते पिछले 4-5 सालों में ये 6425 शायद दिखा रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टी हो चुकी है वक्फ हरिद्वार में प्रॉपर्टी 2447 इतनी बड़ी संपत्तियां हैं, देहरादून में बड़ी है। 2234 संपत्तियां हैं, उधम सिंह नगर में 1172 संपत्तियां, नैनीताल में कहां? 577, पौड़ी गढ़पौड़ी में जो है 166, अल्मोड़ा में 107, चंपावत में 76, टीरीगढ़ में 21, बागेश्वर में 14, पिथौरागढ़ में 14, चमोली में 2, रुद्रप्रयाग में 2, उत्तरकाशी में 1। तो ये इस वक्त जो है उत्तराखंड में वक्फ की प्रॉपर्टियों का हाल है। लेकिन कहा ऐसा जाता है कि 37 साल पहले तक बहुत ज्यादा मजारें नहीं थी, बहुत ज्यादा मस्जिदें नहीं थी, बहुत ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड में एनडी तिवारी की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, वहां तुष्टीकरण का ऐसा गंदा खेल खेला जाता है, वोटों के लिए ऐसा खेल खेला जाता है कि वक्फ को तो संपत्तियां दे ही दी जाती हैं, मस्जिदों को और मज़ारों को कुकुर मुते की तरह वहां जो है उगा दिया जाता है। जैसे इनके घर की जो है जमीनें हो, सरकारी जमीन पर सरकारी जमीन को क्या है कांग्रेस सरकार घर की जमीन समझती थी पंकज जी अपने? नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि ये प्रॉपर्टी आई कहां से? रेलवे ट्रैक के बीचों बीच कोई पीर बाबा कहां से जन्म ले लिए और बता इसकी मौत हुई थी वहां जो मजार बना लिया है। कहां सैकड़ों साल पुरानी मजार है? तस्वीरें दिखवा दे कोई 2000 से पहले की कि रेलवे स्टेशन के बीच कोई मजार थी। ये मलिक का बगीचा कितना पुराना है कोई बता दे। और पता है इस मलिक ने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? इस देश के लोगों को समझना चाहिए। मुल्ला उमर बेटे का नाम है। हाँ, कौन था मुल्ला उमर पता है? वो तालिबान का शासक जिसे अमेरिका ने मार दिया था। आप देखिए, मैं एक गंभीर बात करने जा रहा हूं जी। आप भारत का नक्शा उठा के देख लीजिए, वो जो बॉर्डर इलाके हैं, उत्तराखंड दूसरे देशों के बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, बंगाल दूसरे देशों के बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, बिहार का जो इलाका दूसरे देशों के बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, झारखंड का जो इलाका दूसरे देशों के बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, त्रिपुरा का, असम का। और वहां देखिए कि पिछले 20 सालों में किस तरह से कौन कौन लोग आकर बसे हैं, किस तरह की झोंपड़ियां बनवाई गई, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इनकी एंट्री हुई है। ये रेलवे स्टेशनों में जहां आप जाते हैं या निकलते हैं वहां पे ये बसें मिलेंगे। ये शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे बसे हुए मिलेंगे आपको अंदाजा नहीं कि आप किस खतरे का सामना करने जा रहे हैं। ये आपके तीर्थ स्थलों के आसपास चारों ओर डेरा डाल के बैठे हुए हैं। आप उत्तराखंड आज देख रहे हैं, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पिछवाड़े जाके देखिए कैसे मस्जिदें खड़ी की गई हैं। आपको पता नहीं कि बंगाल के सारे इलाके, मालदा, कालियाचक वगैरह देखिए, वहां पे कहां से आ गए इतने सारे लोग। आपका बॉर्डर सुरक्षित हो रहा है, आपके तीर्थ स्थलों को चारों ओर घेराबंदी हो रही है। आप अंदाजा नहीं सकते, वेस्टर्न बॉर्डर से लेके, पाकिस्तान बॉर्डर से लेके, कश्मीर से लेके, उत्तराखंड से लेके, बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, जो नेपाल बॉर्डर है, वो चारों तरफ इन लोगों ने डेरा डाल के रखा है। ये आपके हर तीर्थ स्थल के आसपास चारों ओर डेरा डाल के ये बैठे हुए हैं। ये जो तस्वीरें आप और देख आपके रहे पास हैं, मुश्किल से 15 ये हल्द्वानी की सुबह की तस्वीरें हैं। ये हल्द्वानी की तस्वीरें हैं और ये गुरुवार के बाद से, जब से जो है हल्द्वानी में दंगा भड़का, उसके बाद से हल्द्वानी का यही हाल है। 4 दिन हो चुके हैं, आज दुकानें बंद हैं, पूरा व्यापार ठप है। सिर्फ एक आदमी की वजह से, अब्दुल मलिक की वजह से, उसके लालच की वजह से, उसका पैसा कमाने की भूख की वजह से, उसने जो प्रशासन को चुनौती दी है उसकी वजह से आज यहां के लाखों लोग परेशान हैं, घरों में रहने को मजबूर हैं, कर्फ्यू का सामना कर रहे हैं। और जो है पुलिस प्रशासन के चाक चौबंद जो है व्यवस्था है, उसके भीतर रहने के लिए यहां के लोग मजबूर हैं। सिर्फ चंद लोगों की वजह से, चंद रोहिंग्याओं की वजह से, या चंद जो बाहर से लोग आकर बसे हैं। इन लोगों को एक बात समझ नहीं आती, अगर आप किसी के घर में, उत्तराखंड को मैं जो है उत्तराखंड वासियों का घर ही कहूंगा, किसी एक घर में जाकर आप बाहर से बसे हैं, ऊपर से सरकारी जमीनों पर बसे हैं और वहां जाकर भी आप बवाल काटते हैं, तो वो चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक किसी के भी लिए नहीं हो सकती। पंकज जी, अभी आपने एक महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूं कि नहीं, एक महत्वपूर्ण बात कहता हूं जी, ये बनफुलपुरा दंगे के बारे में। 1 महीने पहले
अमेरिका में नैरेटिव धारियों की एक बैठक हुई है, उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई, और उसके बाद घटनाएं कहां कहां घटी। दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी है, आपको पता होगा, 2 दिन बाकी है। दिल्ली में किसान बैठने वाले हैं। उत्तराखंड में हल्द्वानी में दंगे होते हैं। बरेली में ये कोई मौलाना तौकीर रजा निकलता है। बंगाल में कई जगहों पे अचानक सांप्रदायिक तनाव की खबरें आ जाती है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि उस स्टेटमेंट को याद कीजिए कि इस देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है, सिर्फ माचिस मारने की देर है। ये मुल्ला उमर है, उसका बेटा। ये जो अब्दुल मलिक हाजी है ना, उसका बेटा है, जिसको गिरफ्तार कर ले जा रहे हैं। अच्छा, ये स्टेटमेंट किसका था जो है? ये लोगों को ये बाहुबली है, ये लोगों को उकसाने और हथियार देने का आरोपी है। पेट्रोल बम, तलवार, देशी कट्टे इसने बांटे थे दंगे के 1 दिन पहले। और ये जो उसका जो पूरा परिवार है इसमें शामिल था। पंकज जी, इसमें समाजवादी पार्टी का एक नेता भी गिरफ्तार हुआ है। पंकज जी, आपने जिस स्टेटमेंट की बात की अभी, वो स्टेटमेंट किसका था? राहुल गांधी का स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था कि भारत में केरोसिन छिड़का जा चुका है, बस माचिस मारने की देर है। क्या है वो केरोसिन? कौन माचिस मार रहा है? चुनाव के पहले कैसे अचानक इतने सारे जगहों से सांप्रदायिक तनाव की खबरें आनी शुरू हो गई? दिल्ली में उस बैठक का क्या राज है? कल आप बता रहे थे कि कांग्रेस नेताओं की बैठक भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी 1 दिन पहले हल्द्वानी में। बिल्कुल बिल्कुल, 1 दिन पहले आए थे। कोई सप्पल साहब है, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने बैठक की थी जब दंगे चल रहे थे। उसी दौरान हरीश रावत ने बयान दिया था कि उत्तराखंड के हालात मणिपुर जैसे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आप देखिए उनके बयान को निकाल के। इस सरकार को दो तरफा घेरने की आपको कोशिश याद नहीं है? नहीं, देखिए, एक तरफ वो हिंसा करवाएंगे, समाज में तनाव फैलाएंगे, और दूसरी तरफ बदनाम करेंगे सरकार को कि देखिए सरकार ये नहीं कर सकी, इंटेलिजेंस फेलियर। मैं बताता हूं पैटर्न क्या हुआ। इनके जो नैरेटिव धारी, जिनको मैंने कहा ना, ये एक्टिवेट हो चुके हैं। आप देखिए राणा अयूब का ट्वीट, आप देखिए आफाक खानम शेरवानी का ट्वीट, आप देखिए मोहम्मद जुबैर का ट्वीट, शादाब खान का ट्वीट। ये क्या कर रहे हैं कि प्रशासन का फेलियर है। महिलाओं पे हाथ उठाया प्रशासन ने। महिलाओं को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा आप उसको सड़कों पर बैठा दीजिएगा। घर की इज्जत थी तो सबसे पहले आप क्यों नहीं गए? महिलाओं को आए कर दिया, बच्चों को आए कर दिया, और जब पुलिस उन्हें उठा रही है तो आप विजुअल बना बना के ट्विटर पे नैरेटिव फैला रहे हैं कि महिलाओं पे हाथ लगा दिया। अच्छे घर की महिलाओं को सड़कों पे बैठाते हैं लोग क्या? और ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। उत्तराखंड की सरकार ने कहा है कि जो भी ट्विटर या सोशल मीडिया पर नैरेटिव फैलाएगा उसके खिलाफ भी एनएसए लगाया जाएगा। यहां भी एनएसए लगाने की तैयारी और है ये बिल्कुल एनएसए लगाया जाएगा, यूएपीए लगाया जाएगा। जो भी दंगे में शामिल है उनके घर बुलडोजरों से ढा दिए जाएंगे, उनकी संपत्तियां बर्बाद कर दी जाएगी। इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब गलती तो बड़ी कर दी इनको है, पता नहीं कि इन्होंने क्या किया है। गलती बड़ी कर दी है, और तकरीबन 5000 लोगों को चिन्हित किया गया है, जो है अज्ञात लोगों को, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाने की धामी सरकार की तैयारी है। ये हमने एक और बड़ी खबर है, वो तस्वीरें आपको दिखाई। एक और जी एक और बड़ी खबर है। उत्तराखंड की सरकार ने घोषणा की है कि जितने भी इलीगल मस्जिद मजार बने हुए हैं सरकारी जमीनों पर, सबको नेस्तनाबूद किया जाएगा। वो तो उत्तराखंड सरकार पहले से कर रही है, वो तो धामी सरकार अभी भी कहा है। 500 मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है उत्तराखंड में। अगर मैं आपको बताऊं तो मौजूदा वक्त में 1700 सरकारी और कई 2000 से ज्यादा मजारें हैं जो अवैध तरीके से बनाई गई। कुछ मजारें ऐसी हैं जो वैध जमीन पर बनाई गई है, कुछ जमीनें ऐसी हैं जिन्हें वक्फ का नाम दे दिया गया और मजार बना दी गई। और धामी सरकार अब तक 500 से ज्यादा मजारों को ध्वस्त कर चुकी है। इसके बारे में भी नैरेटिव फैलाया जाता है कि मजारों को एक संप्रदाय विशेष को टारगेट करने के लिए धामी सरकारी कार्रवाई कर रही है। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि ये लोग आते कहां से हैं जो हिंसा भड़काते हैं, दंगा भड़काते हैं। एक चीज अभिषेक और जी, वन विभाग की जमीन पर कौन सा पीर बाबा जन्म ले लिए थे? अचानक ले लेते हैं सर, वन विभाग की जमीन पे। हाँ, अचानक ले लेते हैं जी। रेलवे की जमीन पे कौन सा पीर बाबा जन्म लेते हैं 1 साल के अंदर? कहीं भी आप 4 ठो पत्थर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दो और कह दो कि हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, क्या वो सारी धार्मिक भावनाएं आपको सरकारी जमीन पर ही दिखाई देती है जी। याद रखिए, इसी देश में एक दिन में
गुजरात में 80 मंदिर तोड़े गए थे, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, किसने पत्थरबाजी की? क्या नहीं, उत्तराखंड गुजरात में जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था? आप बताइए कि बहुत सारे जगहों पे, वाराणसी में जब कॉरिडोर बनाना था तो कितने मंदिर अब मकान टूटे, किसने पत्थरबाजी की, किसने पेट्रोल बम फेंका? आप बताइए कि एक भी ऐसा उदाहरण बता दीजिए कि किसी दूसरे धर्म के इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला हो तो इस तरह दंगे भड़काए गए हों। वो तो मैं एग्जांपल दे ही रहा था। दिल्ली में जब G20 के जो है बैठक थी, तब जो है तमाम मंदिर जो है अतिक्रमण की जगह पर थे, सरकारी जगह पर थे, वो हटाए गए। और उत्तराखंड में भी जो कार्रवाई चल रही है, यहां भी एक गौशाला थी, वहां भी महिलाओं ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ विरोध किया और प्रशासन ने जब कहा कि ये जमीन सरकारी है, आपको खाली करनी पड़ेगी, तो उन्होंने वो जमीन खाली कर दी। लेकिन ये लोग सीधे सीधे प्रशासन को चेतावनी देते हैं, धमकी देते हैं। इन लोगों पर प्रशासन को बहुत सख्ती दिखाने की जरूरत है। एक और बड़ा मैं खुलासा करता हूं, एक और बड़ा खुलासा करता हूं। हल्द्वानी पुलिस का कहना है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनका बरेली कनेक्शन है। बरेली से भी लड़के आए थे। ये वहां के पुलिस में थोड़ी देर में आपको बाइट भेजता हूं उसको। ठीक, बरेली से लोग आए थे। याद रखिए, तौकीर रजा का बयान, बरेली बंद, एक ही दिन में पत्थरबाजी और इस दंगे में बरेली के लोगों का शामिल होना संयोग नहीं, प्रयोग है। ये बिल्कुल प्रयोग है। पंकज जी, इस खबर पर जो है आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो है हमारे साथ चर्चा की, हमारे दर्शकों को जो है इतनी सारी जानकारियां दी। तो लेकिन पैटर्न समझिए, उत्तराखंड में पहले यूसीसी लागू होता है, उससे पहले चेतावनी दे दी जाती है, नोटिस दे दिया जाता है कि आपको सरकारी जमीनें खाली करनी पड़ेंगी। उसके अगले दिन दंगा भड़का दिया जाता है। फिर उसके अगले दिन मौलाना जो है तौकीर रजा बरेली से, वो जो है दंगा भड़काने की कोशिश करता है। अभिषेक, मैं चाहता हूं कि स्थानीय पत्रकार मुकेश श्रीवास्तव जी हैं जो उस वक्त दंगों को कवरेज कर रहे थे, एक बार इनको सुना जाना चाहिए कि वहां हुआ क्या था। जी, एक बार जो है इनको मुकेश जी को भी सुनवाइएगा, इनका क्या कुछ कहना है। मौके पर ये मौजूद थे। पुलिसकर्मियों पत्रकारों को टारगेट बनाया है और ऐसा टारगेट बनाया है कि पुलिसकर्मियों की गंभीर घायल हुए हैं और पत्रकारों की गाड़ी भी चली जाएंगी और पत्रकार भी घायल हुए। सब का इलाज चल रहा था और लगातार अभी तक। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि तैयारी उनकी पहले से पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग मान। अचानक से इतने सारे पत्थर कहाँ से आ गए? 4:30 बजे घटना है, 4:30 बजे टूटा था, उसके बाद 4:45 पर पथराव शुरू हुआ। मतलब पूरी प्लानिंग से ये घटना घटी गई है और इसके सारे जिम्मेदार बनबलपुरा निवासी हैं जिन्होंने जो पथराव किया है और जो पेट्रोल पंप फेंके हैं। तो ये अवैध कॉलोनी है? बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल अवैध है। उसमें हाईकोर्ट का आदेश तोड़ने का आदेश था, 3:35 पर तोड़ने का आदेश है, 4:30 बजे तोड़ दिया था, उसके बाद तुरंत उन्हें पथराव कर दिया था। तो ये लोग कहाँ से आगे बसे हुए हैं? अब ये लोग जानेंगे कि कुछ बाहर के लोग हैं जिन्हें सत्यापन भी नहीं है यहाँ पर, ना इनकी आईडी है, ना यूपी के बसे आके, और वो इलीगल जगह है वो, और इलीगल पे उन्होंने कब्जा कर रखा था। गवर्नमेंट की जगह, गवर्नमेंट की कब्जा कर रखा था, उसको लेकर कल गवर्नमेंट ने अपने कब्जे जगह लेने पहुंची, उनको उन्होंने पथराव कर दिया। यहाँ के डीएम ने जो है उन्होंने कहा है कि जब हम वहाँ पे हमने जांच की तो हमने पाया कि किसी प्रकार कोई रजिस्टर्ड जमीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 50 रुपए पट्टे पे जमीन है, केवल वो बेची जाएगी। जो नगर निगम की जमीन है वो अवैध है, उसको उन्होंने कब्जे में कर लेना चाहा, उसको ना ले जाने के चक्कर में पथराव और गोलीबारी कर। मैंने ये भी सुना है कि पुलिस को थाने में अंदर बंद करके थाने को जलाने की कोशिश की गई। नहीं, थाने में आग लगाई, बंदूक थाना जो उसमें आग लगाइएगी, और जो गाड़ी है गंगा नियंत्रण वाहन उसमें आग लगाइएगी, और पेट्रोल बम भी फेंके उन्होंने, और गोली हवाई फायर भी करे, और 2-3 शायद गंभीर रूप से हवाई फायर में घायल भी हुए हैं। आपको भी गंभीर रूप से चोटें आई? ये मेरा फ्रैक्चर है पैर में और ये मेरे हाथ में लगा है। अभी क्या तैयारी है प्रशासन की यहाँ पर? प्रशासन ने देखिए पंकज जी, जो तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी से आए हैं बहुत भयानक हैं, बहुत भयावह हैं, और लोगों के दिमाग में आज भी तरोताजा हैं। एक आखिरी कमेंट करिएगा। जी, मैं ये कहूंगा कि देखिए, हर जगह पैटर्न यही है कि पहले घरों के छतों पर पत्थर जमा करो, महिलाओं को पहले आगे करो, क्योंकि हमारे यहाँ एक सेंटिमेंट्स है कि जब भी महिलाओं के साथ कुछ होता है तो सहानुभूति अपने आप पैदा हो जाती है। तो वो बुर्कानशी महिलाओं को आगे करते हैं, और तब तक उनके मीडिया वाले बिल्कुल तैयार रहते हैं कि हम तस्वीरें बनाएंगे। किसी ने हाथ लगा दिया पुलिस वाले ने, किसी ने, ये तो अचानक वायरल होनी शुरू हो जाती तस्वीरें कि देखिए बुर्कानशी महिलाओं पर पुलिस वालों ने हाथ डाला, अल्पसंख्यक महिलाओं पर पुलिस वालों का अत्याचार, महिलाओं को दूसरे तरीके से भी मनाया जा सकता था, कैसे बल प्रयोग कर दिया पुलिस, इस तरह नैरेटिव सेट किया जाता है। उसके बाद बच्चों के हाथों में पत्थर दिए जाते हैं, ताकि इस देश में बच्चों का कानून जो कहता है वो ये कि बच्चों को सजा नहीं हो सकती, उन्हें ज्यादा से ज्यादा बाल सुधार गृह में भेजा सकते हो, आप क्या कर लीजिएगा। बच्चों को आए करते हैं, उन्हें पता है सब कुछ ये बिल्कुल प्लान के साथ किया जाता है। और यही चीज आप
जब राम रथ यात्रा निकली थी मुंबई में यही पैटर्न था, दिल्ली के दंगों का यही पैटर्न था, रांची के दंगों का यही पैटर्न था, हल्द्वानी के दंगों का यही पैटर्न था। सबके घर के छतों पर पत्थर थे, बड़े बड़े बोल्डर, सबने पहले महिलाओं को आगे किया, बच्चे थे पत्थर चलाने वाले। ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है, गोरिल्ला वारफेयर जिसको हम बोलते हैं। महिलाओं को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वहां पे। और जब तक इस पैटर्न को समझेंगे नहीं, इस हिंसा से निपटना मुश्किल है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बस रहे हैं, आपके तीर्थ स्थलों के आसपास बस रहे हैं, आपके देश के बॉर्डरों पे बस रहे हैं। वो आप अगर अभी सावधान नहीं होइएगा, शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में घुसा के रखिएगा और बोलिएगा कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो कल को ये आपके घरों में घुसेंगे। बिल्कुल। बंगाल में घर में घुस घुस के महिलाओं को उठाया गया है जी, वो हम आगे चर्चा करेंगे उस चीज के बारे में कि क्या हुआ है वहां पे। और वो दूसरी जगहों पे ज्यादा दिन नहीं लगने वाला वो वक्त आने में। इज्जत बचानी है, जिंदा रहना है तो प्रतिकार करना सीखो। मर जाओगे 2 रुपए टमाटर के नाम पे वोट देते देते। 4 रुपए बढ़ जाता है पेट्रोल की कीमत तो आप अपनी सरकार बदल देते हो, वो अपनी आस्था कभी नहीं बदलते। वो झुग्गियों में रहते हैं लेकिन वही काम करते हैं। आप उनको उपराष्ट्रपति बना दो, हमीद अंसारी बना दो, फिर भी कहेंगे कि हम पीड़ित हैं, हमारे साथ अत्याचार हुआ है। आप उनको विधायक बना दो, अमानतुल्लाह खां, फिर भी कहेंगे कि हम पीड़ित हैं। उनको आप संसद में भेज दो, वैसी हो जाएंगे, वो कह देंगे कि हम पीड़ित हैं। वो हमेशा पीड़ित ही रहेंगे, हमेशा इसी तरह का नैरेटिव सेट करेंगे। कोई भी पोस्ट दे दो, आप उनको इंजीनियर बना दो, आर्किटेक्ट बना दो, तो वो पता चलेगा कि भटकल बंधु बन के बम विस्फोट करेंगे और खुद को पीड़ित बताएंगे। आप उनको क्या बना दोगे? आप उनको प्रधानमंत्री बना दो और जिस दिन प्रधानमंत्री से हटाए कहेंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। आप भाईचारा निभाते निभाते थक जाओगे, नहीं निभा पाओगे आप जी। आपके शहरों पर धीरे धीरे चारों तरफ घेराबंदी हो रही है, आपके देश के बॉर्डर पे घेराबंदी हो रहा है, आपके तीर्थस्थलों पर घेराबंदी हो रही है। आप रटते रहो, 4 रुपए पेट्रोल, 2 रुपए का आटा और 3 रुपए टमाटर। और ये आज बनबुलपुरा में नहीं हुआ है, ये पैटर्न आप देखिएगा देश के अलग अलग शहरों में हो रहा है। अभी ये प्रयोग है, अभी लैब में टेस्ट किया जा रहा है, इसके बाद पूरे देश में होने वाला है। मत भूलिए जम्मू कश्मीर के उस मुफ्ती का बयान जिसने कहा था कि जब हम 20 करोड़ थे तो हमने अलग पाकिस्तान ले लिया था, आज हम 22 करोड़ हो गए हैं। ये बयान है जी। और पीएफआई का जिसको नहीं मानना है नहीं माने। पीएफआई बिल्कुल बिल्कुल पीएफआई का भी कहना था कि 2047 में अगर 10% मुसलमान भी हमारे साथ खड़े होंगे तो हम हिंदुस्तान में गजवा हिंद कर देंगे, सत्ता बदल देंगे। तो इस तरीके के लोगों पर और हम जो है ना हम प्रेम की पीपी ही बजा रहे हैं जी कि भाईचारा भाईचारा, हम बहुत भाईचारा निभाएंगे। अरे भाईचारा क्या पंजाबियों ने नहीं निभाया था क्या? सैकड़ों हजारों सालों से रातों रात खदेड़ दिया गया। क्या कश्मीर पंडितों ने भाईचारा नहीं निभाया था? कितने मंदिर तोड़े गए थे, कहां पथरा हुआ वहां पे? मतलब अब भाईचारे का पूरी जिंदगी गुजर गई जम्मू कश्मीर के टेंट में। जी जी जी, अब भाईचारे का वक्त नहीं है। हर जगह का मैं उदाहरण बताता हूं जी। अब उत्तराखंड से जो है, उत्तराखंड में जो हुआ, हल्द्वानी में जो हुआ, उसे सीख लेने की जरूरत है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और जो रिपोर्ट्स उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उत्तराखंड के जो बॉर्डर एरिया हैं, वहां से जो सेना रिपोर्ट आपको भेजती है, जो बीएसएफ जो आपको रिपोर्ट भेजती है, केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को उस पर बहुत ही ज्यादा सख्ती से और गंभीरता से इन्हें लेने की जरूरत है। वरना जिस तरीके का यह कॉरिडोर बनाया जा रहा है, आने वाले वक्त में यह हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की सरकार के लिए और हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। कौन है अब्दुल मलिक? इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया, जो उत्तराखंड का देवभूमि को जो जलाने वाला मास्टरमाइंड था। पुलिस उसकी तलाश में है और जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा और सारे राज भी वो अपने आप उगलता हुआ नजर आएगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।